10 नवंबर 2024 को नेपाल मेडिकल काउंसिल के द्वारा एक लेटर इशू किया जाता है, जिस लेटर में ये क्लेम किया जाता है कि नेपाल में पढ़ने वाले जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस नेपाली सिटीजन की तरह मिलेगा। इस चिट्ठी की वैधता क्या है, वैलिडिटी क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे चिट्ठी आया, नेपाल में जितने भी महाराजा महारानी, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर थे, उनका तांडव शुरू हो गया। अलग अलग वीडियो बनना शुरू हुआ और क्लेम करना शुरू हो गया कि अब नेपाल में लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलने वाला है या मिल रहा है। इतना तक ही बात नहीं रुकी, बात आगे यहाँ तक बढ़ी कि जो लोगों ने, वो डायरेक्टली मेरे ऊपर ही था, लेकिन कहने के तरीके इनडायरेक्ट थे, कि जो लोग नेपाल में बोल रहे हैं कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं मिलता है, उनकी जुबान बंद हो गए। अब वो आगे चल के क्या बोलेंगे, आगे चल के क्या करेंगे। खैर, ये तमाम इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह की चीजें आती रहती है। नमस्कार, मैं दीपेंद्र चौबे, होप कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे 10 नवंबर का जो नेपाल मेडिकल काउंसिल का चिट्ठी है, जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस को लेके रिलीज किया गया है, उसकी सच्चाई क्या है। और नेपाल में क्या 10 नवंबर से पहले भी इस तरह की चिट्ठियां निकली हुई है एनएमसी के द्वारा या अलग अलग संस्थाओं के द्वारा? क्या वो चिट्ठी भी लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे रहा था, तो फिर इस चिट्ठी की जरूरत क्यों पड़ गई? इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। इसके बैकग्राउंड में थोड़ा चलते हैं। जो लोग नए होंगे, जो नेपाल के लाइसेंस के बारे में अभी तक मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे, वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए 3-4 वीडियो है, उसको भी थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। आपको समझने में 10 नवंबर को चिट्ठी आसान हो जाएगा। सबसे पहले नेपाल में 2022 10 मार्च को एक वहां पे गजट निकलता है। गजट निकलने के बाद उसमें ये अमेंडमेंट गवर्नमेंट करती है और उसको वहां के गजट में भी पब्लिश करती है कि आप वहां के लाइसेंस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। और लाइसेंस एग्जामिनेशन बैठने का मतलब, उस समय भी कंसल्टेंटों ने दिखाया कि आप अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको लाइसेंस मिलेगा। और बच्चों ने 2022-21 में जो एडमिशन लिए, वो बच्चे अपनी आवाज बंद कर लिए। फिर उसके बाद बीच में एनएमसी ने एक खेल कर दिया। उसने कहा कि ठीक है, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, ये जुलाई 2022 की बात है, लेकिन हम आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं देंगे। इस चिट्ठी को अटॉर्नी जनरल के पास भेजा गया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने भी 8 सितंबर 2022 को ये कहते हुए नकार दिया कि हमारे पास पहले से प्रोविजन है फॉरेन डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर के लिए, यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, तो नया व्यवस्था हम करने नहीं जा रहे हैं। यहां तक ही बात नहीं रुकी, एनएमसी भी इसको नोटिफाई किया अपने 27 जनवरी 2023 की चिट्ठी में कि हम लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं दे रहे हैं। उस बीच में जो प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन था, वो एनएमसी पहुंचा, एनएमसी को चिट्ठी देता है और एनएमसी 12 अप्रैल 2023 को एक चिट्ठी फिर निकालती है। उस चिट्ठी में भी ये क्लेम किया गया कि आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा। लेकिन बाद में जब मैंने उस चीज को उठाया, उसकी जो लीगलिटी पे बात की, फिर वो चिट्ठी कैंसिल हो गई, फिर लाइसेंस टू प्रैक्टिस फिर फंस गया। फिर उसके बाद आपको 17 अक्टूबर 2024 को नेपाल के प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन ने आनंद फानंद में एक चिट्ठी निकाला और उस चिट्ठी में वही 12 अप्रैल 2023 का जो नेपाल मेडिकल काउंसिल का चिट्ठी था, उसका रेफरेंस देते हुए ये क्लेम किया 17 अक्टूबर 2024 को कि नेपाल में लाइसेंस की प्रैक्टिस फॉरेन स्टूडेंट्स को, इंक्लूडिंग इंडियंस को भी मिल रहा है। लेकिन उसके जवाब में 2 ही घंटे बाद नेपाल मेडिकल काउंसिल ने एक दूसरा अपना लेटर रिलीज करता है, जिसमें वो कहता है कि नेपाल में लाइसेंस टू प्रैक्टिस की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर फॉरेन प्रैक्टिशनर को प्रैक्टिस करनी है तो उसके कुछ रूल्स हैं, जैसे उसमें आउटस्टैंडिंग, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, आपको अपने देश में पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तब आके आप यहाँ पे आइए, हम आपको टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन देंगे। अब फिर वहां पे 17 के बाद 27, 28, 29 काउंसलिंग चला 2024 सेशन का। उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कई पेरेंट्सों ने एमईसी में भी ये बात को उठाया, क्या लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है। कुछ पेरेंट्स ने यहां तक उठाया, क्या बुकिंग अमाउंट देना लीगल है नेपाल में। एमईसी ने कह दिया था कि हम लोग के पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस की व्यवस्था नहीं है। फर्स्ट काउंसलिंग में फर्स्ट डे ही अनाउंसमेंट भी हुआ था किसी पेरेंट्स के सवाल के जवाब में। और आप अगर कोई बुकिंग अमाउंट देते हैं वो इलीगल है, आगे के लिए आप अपने लीगल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट हो रहा था। इस बीच में मेरा वीडियो ने इतना असर या लोगों को इतना इंपावर कर दिया था नेपाल में लाइसेंस की जानकारी के बारे में कि पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, चाहे वो प्रीवियस स्टूडेंट हो या जो न्यूली एडमिटेड हो रहे हैं वो स्टूडेंट हो, हर लोगों ने जाके मैनेजमेंट से, एनएमसी से, सब जगह जाके सवाल उठा रहे थे कि आप लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो किस आधार पर दे रहे हैं, इसका जवाब मिले। किसी के पास जवाब नहीं था। फिर आनंद फानंद में लगा नेपाल में कि अब जो 2024 का एडमिशन है, ये एडमिशन लगभग अब टूट जाएगा, बच्चे नहीं आएंगे। यहां तक भी आके काउंसलिंग के दौरान तकरीबन 300 प्लस स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवाया और
ये लगा कि जब पेमेंट का टाइम आएगा, जो पेमेंट का टाइमिंग था 10 से 14 नवंबर तक, इस बीच में हो सके बच्चे पेमेंट जमा ना करें। तो इस आनंद फानंद में 10 नवंबर का जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग को मेडिकल कॉलेज वालों ने एनएमसी से मिला और क्या बातें हुई, किस प्रेशर में आके जो रजिस्ट्रार सतीश देव हैं, उन्होंने इस चिट्ठी को निकाला और किस बिहाफ पे निकाला, किस एक्ट के तहत निकाला, किस सेक्शन के तहत निकाला, ये उसमें उन्होंने जिक्र नहीं किया है। 10 नवंबर की चिट्ठी में 3 चीजें लिखी गई है। एक में तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें नेपाल के करिकुलम, कोर्स ड्यूरेशन, इंटर्नशिप के बारे में बताया गया है। दूसरा पैराग्राफ में बताया गया है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नेपाल में पढ़ने आते हैं उनको 1 साल का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है। ये बिल्कुल सही है एनएमसी इंटर्नशिप गाइडलाइन के तहत, और उनको जो प्रैक्टिस करने का जो प्रोविजनली 1 ईयर इंटर्नशिप में करते हैं वो इक्वली नेपलीज सिटीजन की तरह मिलता है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन उन्होंने इसमें कोट किया कि एनएमसी इंटर्नशिप गाइडलाइन, यहाँ पे ये गाइडलाइन है चूंकि वहां पे है कि आपको इंटर्नशिप में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तीसरे पैराग्राफ में 2 बातों की कही गई है। पहली बात यह है कि आप अगर यहाँ से पास हो जाते हैं तो नेपाल में जो लाइसेंस एग्जामिनेशन होता है, जो अमेंडमेंट किया गया था 10 मार्च 2022 को सेक्शन 20E में, और ए को ऐड किया गया था, उसके तहत आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद फिर एनएमसी यहां से खेल कर दिया। दूसरे जो पैराग्राफ तीसरे का जो दूसरा जो पॉइंट है जिसको हाईलाइट किया गया कि अगर आप वो एग्जाम पास कर जाते हैं तो आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा और आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल यही से उठता है कि नेपाल में नेपाल मेडिकल काउंसिल के ऊपर या नेपाल मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए दो ऐसी बॉडी है, दो ऐसे अथॉरिटी है जो नेपाल में कानून बना सकता है। जो सेक्शन 22 नेपाल मेडिकल काउंसिल एक्ट का कहता है कि अगर पार्लियामेंट को लगता है कि नेपाल मेडिकल काउंसिल से या मेडिकल एजुकेशन से इस तरह से कोई भी इस तरह का कोई कानून बनाने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एनएमसी से कंसल्टेशन करके वो कानून बनाएगी और उसको गजट में पब्लिश कर देगा, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ। लाइसेंस टू प्रैक्टिस वाला जो चिट्ठी है। दूसरा सेक्शन 33 नेपाल मेडिकल काउंसिल को भी ये पावर देता है कि वो अगर कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट है या कोई भी ऐसा फंक्शन के लिए कुछ रूल्स बनाने हैं तो नेपाल मेडिकल काउंसिल रूल्स बना सकता है। लेकिन वहां पे कंडीशन ये है कि नेपाल मेडिकल काउंसिल जब भी कोई रूल बनाएगा, उस रूल बनाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ नेपाल से उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब बात यहीं से शुरू हो रही है कि क्या 10 नवंबर को जो नेपाल मेडिकल काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन को लेकर चिट्ठी निकाला, लेटर इशू किया, क्या उस लेटर को पार्लियामेंट से अप्रूवल मिला? क्या जो सेक्शन 20E अमेंडमेंट किया गया था और ऐड किया गया था, क्या उसको सच में इंप्लीमेंटेशन में ला दिया गया? उसके बारे में भी एनएमसी कुछ नहीं बोला। अगर सेक्शन 20E को इंप्लीमेंटेशन में लाया जा रहा है, जो बच्चे एग्जाम देंगे, पास होने के बाद उनको लाइसेंस मिलेगा, फिर उसके बीच में जो एनएमसी ने चिट्ठी निकाला था 4 जुलाई 2022 को, और अटॉर्नी जनरल ने जो डायरेक्शन दिया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और नेपाल मेडिकल काउंसिल को कि हम अलग से कोई प्रोविजन नहीं बना सकते लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए, फिर उसके चिट्ठी के ऊपर आपने कोई काउंटर जवाब दिया क्या? अगर ये जवाब के साथ आप चिट्ठी निकालते तो ये चिट्ठी हो सकता था वैलिड होता। जहां तक मुझे पता है कि ये चिट्ठी इनवैलिड है। इस चिट्ठी के बिहाफ पे किसी भी फॉरेन नेशनल्स को इंक्लूडिंग इंडियन स्टूडेंट नेपाल में लाइसेंस नहीं मिलने जा रहा है। क्यों नहीं मिलने जा रहा है, इसके पीछे वजह बताता हूँ। जब वीडियो बनाने से पहले मैं नेपाल के कई अपने ऐसे लीगल जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मेरा लीगल टीम है, उन लोगों से मैंने संपर्क किया, नेपाल मेडिकल काउंसिल एक्ट को देखा, रेगुलेशन को देखा और इस चिट्ठी को भी देखा कि भाई ये चिट्ठी कितनी वैलिड है। तो नेपाल के जितने भी अच्छे लॉयर हैं उनका कहना है कि चिट्ठी इनवैलिड है। उन लोगों ने नेपाल मेडिकल काउंसिल या एमईसी के जो लीगल पैनल देखते हैं, जो लीगल चीजों को कोर्ट में देखते हैं, उनके जो अटॉर्नी हैं, उनके जो एडवोकेट हैं, उनसे भी जब बातें हुई, उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी कोर्ट में चैलेंजेबल है और ये कोर्ट के सामने थोड़ी देर भी अपना स्टैंड नहीं रख सकता है। इसलिए यह चिट्ठी इनवैलिड है और इस चिट्ठी के आधार पे आप अगर सोच रहे हैं कि पढ़ के 2 साल या 5 साल बाद आप पास होंगे और इस चिट्ठी दिखा के अगर नेपाल मेडिकल काउंसिल आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा, तो आप बहुत गलत फहमी में। बच्चों ने वहां पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस को लेके काफी प्रोटेस्ट किया, काफी यूनिटी दिखाई, पेरेंट्स भी दिखाए और उनकी सफलता मिली है, जरूर मिली है कि अभी तक नेपाल के जो अथॉरिटी या जो प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन के मैक्सिमम लोग, इवन नेपाल मेडिकल काउंसिल को भी ये समझ में नहीं आ रहा था लाइसेंस टू प्रैक्टिस जरूरी क्यों है। उन लोगों के दिमाग में अभी भी स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 ही चल रहा था, जबकि स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन को बंद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। 2021 से एफएमजीएल
फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस रेगुलेशन 2021 इंप्लीमेंट कर दिया गया है। 2021 के बाद जो भी बच्चे पढ़ाई विदेश में करने जाएंगे उसके जो भी कंडीशंस है अगर फुलफिल नहीं करते हैं तो उनकी डिग्री इंडिया में आने के बाद इनवैलिड हो जाएगा। उसी कंडीशंस में से आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी है कि जिस कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हैं उस कंट्री से आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी लेके आना है। अब बच्चों ने जब वहां पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया, आवाजें उठनी शुरू हुई मैनेजमेंट के सामने, कंसल्टेंट के सामने, तो कई बच्चों को लोगों ने दबाने की भी कोशिश किया, कई बच्चों को अलग अलग तरह के लुभावने प्रोत्साहन भी दिए गए, कई को थ्रेट भी दिए गए। बच्चे हैं डर जाते हैं, लेकिन बच्चों ने यहाँ तक तो ला ही दिया कि मैनेजमेंट को यहाँ लिखवाने तक मजबूर कर दिया और एनएमसी को झूठा ही लिखा है, लेकिन ये मैटर को समझा और लिखने की कोशिश किया। अब जो भी स्टूडेंट नेपाल में पढ़ाई कर रहे हैं और जो पढ़ने जा रहे हैं, अपना सोच लें कि भविष्य उनका क्या होगा, या फिर से लड़ाई शुरू करें कि इसको या तो जो लेटर है लाइसेंस टू प्रैक्टिस का 10 नवंबर वाले, क्या ये गवर्नमेंट अपने पास अप्रूवल हुआ है? अगर अप्रूवल हुआ है तो उस चिट्ठी को भी वेबसाइट पे डाल देनी चाहिए, अप्रूवल लेटर को भी चिट्ठी वेबसाइट पे डालनी चाहिए, जो बच्चे पेरेंट्स क्लियर हो सके। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो इस चिट्ठी की लीगलिटी कुछ नहीं होता है। अब कहेंगे कि ये लीगलिटी कैसे चेक की जाए? तो अगर आप वहां के पढ़ाई कर रहे हैं या एडमिशन लिए हैं, आपके पास ये राइट है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इसको दूसरी या तीसरी हियरिंग में इसको इलीगल, इनवैलिड, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगा। चूंकि एनएमसी इस तरीके से कोई भी चिट्ठी निकाल के बच्चों के जीवन के साथ खेल नहीं खेल सकता है। ये रजिस्ट्रार डॉक्टर सतीश देव काफी विद्वान आदमी है, इन्होंने ही 17 नवंबर को जो चिट्ठी निकाला था उसमें लिखा था कि अगर आपको नेपाल में प्रैक्टिस करना है तो सेक्शन 20F के तहत आना पड़ेगा। 20F के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहां से गुड स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट लेके आना चाहिए। और एफएमजीएल कहता है कि पहले आप इंडिया में रजिस्ट्रेशन होने से पहले जिस कंट्री में आप पढ़ाई करने जा रहे हैं वहां से लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेके आना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये था। अब सतीश देव साहब जो 10 नवंबर को भी चिट्ठी निकाले हैं और 17 नवंबर को चिट्ठी निकाले हैं, तो रजिस्ट्रार साहब आप जरा ये बताते हैं ना पेरेंट्स को या बच्चों को कि आपने 23 दिन के अंदर ऐसा क्या चमत्कार हुआ, किस सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ, कौन सी वहां पे गजट पब्लिश हुआ जिसके आधार पे आपने लिख दिया फटाफट की लाइसेंस टू प्रैक्टिस हम दे रहे हैं? और क्या आप सेक्शन 20EA को वैलिडेट करना चाह रहे हैं? अगर वैलिडेट उसी सेक्शन को करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसके बीच में जितने भी स्टेटमेंट्स या जो रिलीज हुए, जितने लेटेस्ट रिलीज हुए, उसके काउंटर, उसके कैंसिलेशन के लिए भी आप कुछ लिख देते तो और अच्छा हो जाता है। तो फिर वही अंत में आके जहां 2010 मार्च 2022 से कहानी शुरू हुई थी, 10 नवंबर 2024 को आके वहीं पे रुक गई। बीच में फंसा कौन? बच्चे फंसे, पेरेंट्स फंसे, कॉलेज वाले को एडमिशन मिल रहा है, कंसल्टेंट को इंसेंटिव मिल रहा है, और इस लुभावने चिट्ठियों के जाल में बच्चे फंसते रह रहे हैं और उनको लग रहा है उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा। तो सिंपल चीज है, रजिस्ट्रार साहब से मैं पूछना चाहूंगा, बताएं या प्रेस रिलीज कर दें या फिर कोई ऐसे ही लेटर इशू कर दें कि किस सेक्शन के तहत आप लाइसेंस टू प्रैक्टिस नेपाल में इंडियन स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट को दे रहे हैं। जैसे आपने सब चीज लिखा सेक्शन, लेकिन लाइसेंस टू प्रैक्टिस वाले में आपने कोई सेक्शन ही नहीं जिक्र किया। और नेपाल मेडिकल काउंसिल एक्ट में ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं है जो डायरेक्टली लाइसेंस टू प्रैक्टिस देता है नेपाल में। तो ये आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप किस प्रेशर में इस चिट्ठी को निकालें मुझे नहीं पता है। किसका प्रेशर था, आपके साथ क्या माहौल था, कैसी कंडीशन थी, और कौन आपके एडवाइजर थे जो चिट्ठी निकाला गया। बस छोटी सी सवाल है, दो आग्रह है कि ये चिट्ठी किस आधार पे निकाला गया है? क्या इस लाइसेंस टू प्रैक्टिस जब आप रूल बना रहे हैं फुल हाउस डिसीजन हुआ था क्या? फुल हाउस डिसीजन के बाद अगर ये रूल बना है कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस देंगे, चूंकि सेक्शन 33 आपको राइट देता है बायलॉज बनाने के लिए, तो क्या इसको नेपाल गवर्नमेंट से आपने अप्रूवल लिया, अप्रूव्ड करवाया? अगर अप्रूव्ड है तो उस चिट्ठी को दिखा दीजिए। अगर अप्रूव्ड नहीं हुआ है तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो बच्चों के कैरियर और जीवन के साथ बहुत नुकसान करेगा। आप अगर इस चैनल पे पहली दफा हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।